साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजल। काइंड्स ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है। प्रपोजल, ऑफर, जनरल प्रपोजल, सामान्य प्रस्ताव, स्पेसिफिक प्रपोजल, विशिष्ट प्रस्ताव, एक्सप्रेस प्रपोजल, अभिव्यक्त प्रस्ताव, इम्प्लाइड प्रपोजल, विवक्षित प्रस्ताव, क्रॉस प्रपोजल, क्रॉस प्रस्ताव, काउंटर प्रपोजल, प्रति प्रस्ताव, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, स्थायी या चलत प्रस्ताव। इस तरीके से हमारे पास 7 टाइप ऑफ ऑफर और प्रपोजल। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल प्रपोजल, जनरल ऑफर। ये सामान्य प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जो जनसाधारण के लिए किया जाता है, परंतु संविदा उसी व्यक्ति के साथ होती है जो ऐसे प्रस्ताव की शर्तों की पूर्ति करता है। एन ऑफर मे बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, बट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड विद ऑल द वर्ल्ड। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनली दैट पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड और परफॉर्म्ड द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ होती है जो उस प्रस्ताव की शर्तों की पूर्ति करता है। अब देखिए, एंसन महोदय, इनका नाम आपने सुना होगा। एंसन महोदय कहते हैं कि भाई प्रस्ताव के लिए किसी निश्चित व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, परंतु संविदा तभी उत्पन्न होगी जब प्रस्ताव को किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। एन ऑफर नीड नॉट टू बी मेड टू एन असर्टेन पर्सन, बट नो कॉन्ट्रैक्ट अराइज until it has been accepted by an ascertain person। जब तक किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक संविदा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जितने भी सामान्य प्रस्ताव होते हैं, ऐसे प्रस्तावों में प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक को देना जरूरी नहीं होता। ऐसे केसेज में जो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल है, उसे ऑफरर को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो ऑफरर है उसने प्रस्ताव की संसूचना की प्राप्ति के अधिकार का त्याग कर दिया है, और जो भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों की पूर्ति करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि संविदा क्रिएट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है न्यूज़पेपर्स में आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो ऑफर होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है विज्ञापन। न्यूज़पेपर्स में जो विज्ञापन दिए जाते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति उन विज्ञापन की शर्तों का पालन कर लेता है, तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल है कि भाई एक व्यक्ति कहता है कि मेरा कुत्ता खो गया, और वो डिक्लेरेशन करता है कि जो भी कुत्ते को ढूंढ करके लाएगा उसे एक प्रॉपर प्राइस दिया जाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा। अब ये एक जनरल ऑफर है, कोई भी व्यक्ति से स्वीकार कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। तो अब ये जितने भी व्यक्ति जो उस कुत्ते को ढूंढने के लिए निकले हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ऑफरर कुत्ते के मालिक को पहले ये चिट्ठी लिखने बैठे हैं कि भाई हमने आपके कुत्ते को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता। जो भी व्यक्ति कुत्ते को ढूंढ करके ले आएगा उसे इनाम दे दिया जाएगा। तो ये जनरल ऑफर। अब हम बात करते हैं कि भाई जनरल ऑफर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजन क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 8 इसे रिकॉग्नाइज करता है, और सेक्शन 8 में यह कहा गया है कि भाई जो भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों की पूर्ति कर देता है, तो उसी के साथ संविदा उत्पन्न हो जाती है। जो भी व्यक्ति
प्रस्ताव की शर्तों की पूर्ति कर देता है तो ये मान करके चला जाता है कि उसी व्यक्ति के साथ संविदा पूरी हो गई। एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू बी हैव एन एक्सेप्टेड ऑफ द ऑफर। और इसी से रिलेटेड हमारे पास जैसे सेक्शन 51 में रेसिप्रोकल प्रोमिजेज हैं, व्यतकारी वचन है, जिसे 2F में डिफाइन किया गया है। तो व्यतकारी वचनों में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति शर्तों की पूर्ति कर देता है उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कि जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कुछ गुड्स डिलीवर करता है और बी ए को उसका पेमेंट करता है, तो ए गुड्स डिलीवर बी को तब तक नहीं करेगा जब तक बी ए को पेमेंट ना कर दे, और बी के लिए पेमेंट करना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि ए उसे गुड्स डिलीवर ना कर दे। तो शर्तों पर आधारित है। जैसे ही शर्त की पूर्ति हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई केस याद आ रहा है आपको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर केस है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है। कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। पहले इस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसने एक दवाई बनाई। उस दवाई का नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि भाई जो कोई भी हमारी इस दवाई को लेगा उसे एक बीमारी है इन्फ्लुएंजा, यानी कि कोई जुकाम बुखार से रिलेटेड ऐसी कोई बीमारी है, उसे ये बीमारी नहीं होगी। देखिए, आप याद करिए कि जैसे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, तो ना तो ही भारत बायोटेक ने और ना ही सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड नहीं होगा। लेकिन इस कंपनी ने ये गारंटी दी थी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि भाई जो कोई भी हमारी इस दवाई को लेगा उसे इन्फ्लुएंजा रोग नहीं होगा। तो श्रीमती कार्लिन, इन्होंने ये दवाई ली और दवाई लेने के बाद इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट में कंडीशन दी थी, एक शर्त दी थी कि यदि दवाई लेने के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी की तरफ से 100 पाउंड का प्राइज दिया जाएगा। और इस पर्पस से कंपनी ने एलियांस बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट करवा दिए गए हैं। तो जब श्रीमती कार्लिन को इन्फ्लुएंजा हो गया तो कार्लिन ने इस कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। भाई उसने अपना प्राइज मांगा, कंपनी ने मना कर दिया, तो कंपनी ने सूट फाइल किया। तो कंपनी इस केस में क्या लॉजिक देती है? कंपनी ने दो लॉजिक दिए। फर्स्ट, कंपनी ने यह कहा कि भाई नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द कंपनी, कि भाई हमने जो विज्ञापन दिया था, प्रस्ताव दिया था, उसकी संस्वीकृति की सूचना हमें नहीं दी गई है। एक बात यह कही। और दूसरी बात कंपनी ने यह कहा था कि इट वाज सिंपली ए पफिंग एडवर्टाइजमेंट, इट वाज सिंपली ए पफिंग एडवर्टाइजमेंट। ये एक ऐसा ही प्रस्ताव था, धुएं की तरह प्रस्ताव था। ये क्वींस बेंच का जजमेंट है। तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपने
इस पर्पज से एलायंस बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट किए हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यह विज्ञापन एक धुएं की लकीर की तरह था। इसलिए आप श्रीमती कार्लिल को 100 पाउंड का प्राइस दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जनरल ऑफर था, और जनरल ऑफर का जो एक्सेप्टेंस है उसका ऑफर को दिया जाना जरूरी नहीं होता। मतलब सामान्य प्रस्ताव में प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। इसलिए श्रीमती कार्लिल को ये प्राइज दिया जाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि भाई श्रीमती कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को इंडियन कोर्ट्स ने कैसे फॉलो किया है। देखिए, एक केस यदि आपको याद हो, हरभजन लाल वर्सेज हरिचरण लाल। इस केस में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीजे थे ऑनरेबल ईयर्स। तो हरभजन के केस के फैक्ट मैंने आपको पहले क्लास में भी बताए थे। इस केस में क्या हुआ था कि एक पिता के घर से उसका बेटा चला गया था। बेटा चले जाने के बाद पिताजी ने अनाउंस किया कि भाई जो कोई भी बेटे को खोज करके ले आएगा उसे हम इनाम देंगे। इस व्यक्ति को, हरभजन लाल को, वो बच्चा एक स्टेशन के पास दिखाई दिया, और उसने उस बच्चे को लेकर के पुलिस स्टेशन पर दे दिया, और हरिचरण लाल जी को, यानी कि बच्चे के पिताजी को, टेलीग्राम कर दिया कि भाई मुझे आपका बच्चा मिला और मैंने वो पुलिस स्टेशन को दे दिया। बाद में उसने उसे इनाम देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा, कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को फॉलो करते हुए, कि भाई ये एक जनरल ऑफर था। हालांकि इसमें 100% उस ऑफर की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि बच्चा पुलिस स्टेशन को दिया गया था, लेकिन लिटरली उस ऑफर को पूरा कर दिया गया है। इसलिए प्लेंटिफ को वो इनाम मिलना चाहिए। जनरल ऑफर था। ऑफर की जो एक्सेप्टेंस थी उसे कम्युनिकेट करना उसके लिए जरूरी नहीं था। किसके लिए? ऑफरर के लिए। इस तरीके के जनरल ऑफर्स में एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। और दूसरा यदि केस हम देखें, मलारजू लक्ष्मी वेंकैया वर्सेज वेंकट नरसिम्हा अप्पा राव। देखिए, प्रपोजल एक्सेप्टेबल बाय कंडक्ट, जितने भी जो जनरल प्रपोजल होते हैं इनकी स्वीकृति आचरण के द्वारा हो जाती है। बाय कंडक्ट भी इनको एक्सेप्टेंस कर लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हुआ चला आ रहा हूं कि एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल को ऑफरर के लिए कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता। इस केस में क्या हुआ था कि एक बहुत ही धनवान हिंदू विडो लेडी थी, और उसके साथ उसकी नीस, उसकी भतीजी बचपन से साथ रहती थी। जब उस नीस की मैरिज हो गई तो इस हिंदू विडो लेडी ने उस लड़की से और उसके हस्बैंड से ये कहा कि भाई यदि आप मेरे पास रहते हो तो मैं आपके लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करूंगी। तो वो उनके साथ रहने लगे। वो लड़की अपनी चाची के साथ अपने हस्बैंड को लेकर के रहने लग गई। कुछ दिनों बाद आंटी ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, लेकिन वो अपने नाम से की, उस नीस के नाम से परचेज नहीं की।
तो वो नाराज हो गई और नाराज होकर के वो दूसरी जगह चली गई। बाद में चाची ने एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी कि भाई आप वापस आ जाओ और मेरे मरने के बाद ये जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी है। तो वो उस चिट्ठी को पढ़ करके वापस आ गए। प्रपोजल एक्सेप्टेबल बाय द कंडक्ट, ऐसा प्रस्ताव जो आचरण के द्वारा स्वीकृत हो जाए, उनका वापस आना ही प्रपोजल का एक्सेप्टेंस था। और यदि इसमें कंसीडरेशन देखा जाए तो उस वृद्ध महिला जो उसकी चाची थी, उसकी इच्छा की पूर्ति होना ही इसमें कंसीडरेशन है। तो इस तरीके से ऐसे प्रस्ताव, जनरल जो प्रपोजल होते हैं, उन्हें आचरण के द्वारा भी स्वीकृत किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो जनरल ऑफर होता है वो थोड़ा कंटिन्यूइंग नेचर का भी होता है, उसे हम समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे प्रस्ताव, ऐसे सामान्य प्रस्ताव जो कंटिन्यूइंग नेचर के हों। और कंटिन्यूइंग नेचर के कैसे होते हैं कि जो एक से ऐसे प्रस्तावों को मोर देन वन पर्सन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस था। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई जो भी व्यक्ति इस कार्बोलिक स्मोक बॉल मेडिसिन को लेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगी। तो ये कंटिन्यूइंग नेचर का जनरल प्रपोजल है और इसे एक से अधिक व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक कि ऐसा प्रपोजल उस कंपनी के द्वारा या उस ऑफरर के द्वारा वापस ना लिया जाए। लेकिन दूसरी तरीके के, जैसे कि हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल के केस में जितने भी जो खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम प्राइज का डिक्लेरेशन किया जाता है, इसमें पहली सूचना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के आते ही वो प्रपोजल समाप्त हो जाता है और उसी व्यक्ति को एक बार में जो ढूंढ करके ले आया उसे इनाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने जनरल ऑफर को आज डिस्कस किया। नेक्स्ट उसमें हम स्पेसिफिक ऑफर को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।